नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए दीप्ति मित्तल की लिखी हुई कहानी वो धुंधले चेहरे। दीप्ति मित्तल जी सामाजिक कथाओं की ऐसी लेखिका हैं जिनकी रचनाएं सीधे दिल में उतर जाती हैं। उनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और समाज को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती हैं। प्रस्तुत है उनकी एक खूबसूरत कहानी वो धुंधले चेहरे, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। मम्मा, दूध पिए बगैर मत सोना, मैं जल्दी से बना लाती हूँ। मुझे ऊँघते देख मेरी बेटी श्रुति उठकर रसोई की ओर भागी। समय के साथ भूमिकाएं भी बदल गई थीं। जिस बेटी को मैंने कभी दूध पिए बगैर सोने नहीं दिया, अब वो मेरी सख्ती मुझ पर ही लागू किया करती थी। कुछ दिनों से जाने क्या हो गया था, रात के 9 बजते न बजते मेरी नींद से बोझिल उबासियां पंख पसारने लगतीं। मेरे पति श्रीनिवास, जिन्हें मैं प्यार से श्री कहा करती थी, आंखों में शरारत भरी चुटकियां लेते। श्रुति, लोग जवानी में भरपूर नींद लेते हैं और बुढ़ापे में रातें जागते हुए काटते हैं, मगर तुम्हारी माँ है कि जवानी में रातों को भटकती आत्मा की तरह घर में चक्कर काटा करती थी और अब बुढ़ापे में बच्चों की तरह बेसुध नींद लेती है। खबरदार जो मेरी माँ को बुढ़ी कहा तो। श्रुति प्रबल स्वर में झूठी नाराजगी जाहिर करती और फिर पूरे वातावरण में हास्य ध्वनियां बिखर जाती। बात सच थी। जब से बेटे विश्वास को आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था और श्रुति का एक परिचित संभ्रांत परिवार में रिश्ता तय हो गया था, मैं बेफिक्र बेसुध हो चली थी। जी भर जीती थी और छक कर सोती थी। जीवन के इस पड़ाव पर आकर लगा था जैसे साये की तरह मेरे साथ चल रहे उन बदनसीब चेहरों के गहरे मकड़जाल से निजात पा ली थी मैंने। वो मलिन, उदास, धुंधले चेहरे किसी गैर के नहीं, बल्कि मेरी 3 बड़ी बहनों और माता पिता के थे, जो बार बार मेरे जहनी पर्दे पर किसी प्रेत की तरह चक्कर लगाकर मुझे अतीत के उस घुटन भरे गलियारे में घसीट ले जाते, जिसकी जमीन पर एक षोडशी नवयौवना आनंदी का चेहरा भी रेंगता था। आनंदी यानी मेरा चेहरा। कॉलेज में खिला उजला सा व्यक्तित्व घर की चौखट पर पांव रखते धुंधला जाता। उनमें पहला चेहरा मेरी बड़ी दीदी का था। उम्र के 34वें पायदान पर खड़ी उनकी शख्सियत किसी गहन चिंतनवादी बुद्धिजीवी सरीखी थी। परिपक्वता और गंभीरता का आवरण ओढ़े मेरी प्राध्यापिका दीदी ने खुद को मनोविज्ञान विषय की गहराइयों में डुबो दिया था। अविवाहित रहने की पीड़ा और एकाकीपन के एहसास को दफन करने का तरीका भी शायद उन्होंने मनोविज्ञान की मोटी मोटी किताबों से खोज निकाला था। बाबूजी उनके लिए कम दहेज में मिलने वाला सजातीय खानदानी वर खोजते खोजते थक गए थे, मगर कहीं भी बात न बन सकी। उम्र बढ़ती गई। बाद में 1-2 सजातीय विधरों से भी बात चली, मगर सजातीय वर होने की शर्त माँ छोड़ने को तैयार नहीं थी और विधुर के संग फेरे लेना दीदी को मंजूर नहीं हुआ। अंततः विवाह नहीं करूँगी के उद्घोष के साथ उन्होंने विवाह की समस्त संभावनाओं को समाप्त कर दिया। वैसे तो एक दिन ये स्वयं ही होना था, मगर इस औपचारिक उद्घोष से माँ बाबूजी को वर खोजने में निरंतर मिल रही असफलता की ग्लानि से मुक्ति मिल गई। उसके बाद उनके गंभीर चेहरे पर छाई गहरी खामोशी से मुझे भीतर पनप रहे किसी भयंकर बवंडर के संकेत आते थे। दूसरा चेहरा मेरी मंझली दीदी का था। उन्हें बड़ी दीदी की तरह किताबों में डूबने का शौक नहीं था। वो कॉलेज में पढ़ी थी तो बस इसलिए कि उनके पास घर से बाहर निकलने और समय बिताने का कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं था। बड़ी दीदी से विपरीत मंझली दीदी का व्यक्तित्व किसी के भी दिल को धड़काने के लिए काफ़ी था। सांचे में ढली कमनीय काया, मिश्री घुला स्वर, मादक अदाएं, चाल ढाल ऐसी कि किसी श्रृंगार रस के कवि की प्रेरणा बन जाए। यौवन के आगमन के साथ ही अच्छे खासे आशिकों की फौज खड़ी कर ली थी उन्होंने, और इस अभिमान से उनका चेहरा दमकता था। मगर घर के संस्कारों और रूढ़िवादिता का उन पर ऐसा प्रभाव था कि कभी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकी। उनके दिल में एक दृढ़ विश्वास था कि उनके जैसी आकर्षक सुंदरी को तो बिना दहेज के ही कोई राजकुमार सरीखा वर अरेंज मैरिज कर सफ़ेद घोड़े पर बैठा ले जाएगा और राज कराएगा। मगर समय के साथ इस विश्वास की जड़ें हिलने लगीं और एक दिन वो पूरी तरह से उखड़ गया। तेजी से बढ़ती उम्र के साथ मंझली दीदी के चेहरे से आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा था। हर दम टपकते नूर की जगह एक अनिश्चितता,
छटपटाहट, एक अजीब सी दयनीयता लेती जा रही थी। धीरे धीरे ये सब भी समाप्त हो गए और पीले पड़े चेहरे पर मात्र दिल को चीर कर रख देने वाली गहरी उदासी रह गई। बड़ी दीदी की तरह मंजली दीदी के पास किताबों का सहारा तो नहीं था, सो उन्होंने स्वयं को घर के कामों में झोंक दिया। 2-3 बार झाड़ू लगाती, ज़रूरत ना होने पर भी रसोई बनाती, कपड़े धोती और ऐसा ही कुछ ना कुछ काम निकाले रखती। बस कभी न रुकने वाली मशीन बनकर रह गई थी। अपनी अविवाहित बेटियों की वेदना भंवर में फंसे मेरे माँ बाबूजी हमारे अंधकारमय भविष्य को संशय भरी नज़रों से टटोला करते थे। 2 का हश्र वो देख चुके थे, 2 और जवान होने जा रही थीं। छोटी दीदी दोनों बड़ी बहनों की जीवन यात्रा देख देख कर आक्रामक हो चुकी थी। क्षोभ और आक्रोश का चलता फिरता ज्वालामुखी जो अब तक विस्फोट करके घर भर में विषैली जवान का लावा उड़ेला करता। गजब की दुस्साहसी। किसी भी मान्यता वर्जना को जूती की नोक पर रखने वाली मेरी छोटी दीदी, वे माँ बाबूजी पर तीखे कटाक्ष करती। किसने कहा था 4-4 बच्चे पैदा करने के लिए? गलती आपकी है और भुगत रहे हैं हम सब। मंजली दीदी को तो अक्सर उल्हाना दे बैठती। माँ बाप की झूठी इज्जत को भूलकर खुद ही किसी आशिक को आगे बढ़ गले लगा लिया होता तो आज ये दुर्दशा ना होती। उनके अनुसार यदि हम सब बिरादरी की कहावत की परवाह न करके सब शर्तों से ऊपर उठकर रिश्ता देखते तो एक पढ़ी लिखी प्राध्यापिका और मंजली दीदी जैसी सुंदर कन्या के लिए वर मिलना कोई मुश्किल बात नहीं थी। उनके अपनी तरह के तर्क होते जो मुझे ठीक भी लगते। इन 3 चेहरों के बीच 2 और बेबस लाचार चेहरे पिस रहे थे, माँ बाबूजी के चेहरे। मंजली दीदी के घर की जिम्मेदारी संभालने के बाद माँ ने खुद को ईश्वर भक्ति में डुबो दिया। उनका सारा दिन और लगभग आधी रात घर के उसी एक कोने में पड़े बीत जाते जहाँ एक छोटा सा मंदिर स्थापित था। जब हम सब घर में होते तो वहाँ से कम ही वो उठती। शायद वे हमारे निराश चेहरों का सामना करने से घबराती थीं। हर वक्त रिश्ती पनियाली आँखें, कोई बाहर वाला देखता तो इसे भक्ति की पराकाष्ठा समझता, मगर मैं जानती थी कि बेटियों का दर्द है जो आँखों से निरंतर फूटता रहता है। बाबूजी भी हमारे लिए खुद को दोषी मानकर भीतर ही भीतर घुटते थे। परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण कर बस अपने दिनों को आगे धकेल रहे बाबूजी का थका हारा बुझा चेहरा शायद भगवान से अपने अंत की कामना करता रहता था। उनकी इस कामना को पूरी करने में छोटी दीदी के घर से भागकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली घटना ने भरपूर योगदान दिया। और जब वो लगभग साल भर बाद गर्भवती होकर वापस लौटी तो माँ बाबूजी के ताबूत में अंतिम कील भी ठुक गई। दीदी सदमे में थी। उनके प्रेमी का कहीं अता पता न था। दहकता ज्वालामुखी शांत हो चुका था। सारा आक्रोश, सारी उत्तेजना हवा हो चुकी थी। वो किसी भयभीत मेमने की तरह अपनों की शरण चाहती थी। माँ में तो अब इतनी क्षमता ही नहीं बची थी कि वो उनसे ढाढ़स के 2 बोल ही बोल लें, मगर बड़ी दीदी और मंजली दीदी ने उन्हें अप्रत्याशित रूप से अपने आंचल में ऐसे ढांप लिया जैसे कोई माँ अपने डरे सहमे बच्चे को खुद से चिपका कर उसे सुरक्षित होने का एहसास दिलाती है। माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद बड़ी दीदी पिता की जिम्मेदारी लेकर हमारा खर्च उठाने लगी और घर तो पहले से ही मंजली दीदी ने संभाल रखा था। कुछ दिनों बाद जब छोटी दीदी के छुटके का आगमन हुआ तो लगा जैसे बरसों से प्यासे रेगिस्तान पर पानी की बूंदें बरस पड़ी हों। हमेशा छाई रहने वाली उदासी और अवसाद के बादलों को हटाते हुए नन्ही किलकारियों की किरणें घर भर में फैल गईं। जब भी छुटके को देखती तो दिल डरने लगता जैसे एक और बदनसीब चेहरा जुड़ गया हमारी श्रृंखला में। देखते ही देखते मैं भी 30 के पार हो चली थी। आईना कम ही देखती क्योंकि जब भी देखती अपने चेहरे पर अपनी बहनों के चेहरे चढ़े नजर आते। 5 साल से एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रही थी। मेरे अधिकतर सहकर्मी मेरे नीरस शुष्क चेहरे से घबराकर मेरे सानिध्य से डरते थे, मगर एक शुभचिंतक थी जो न जाने क्यों मुझसे सहानुभूति रखकर दोस्ताना बर्ताव करती थी। एक दिन उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। उसके एक परिचित थे, उम्र 40 के आसपास थी। पत्नी पहली संतान को जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल कर रहे थे। बेटी 10 साल की हो चुकी थी। सौतेली माओं के दुर्व्यवहारों के किस्से सुनकर दूसरी शादी से घबराते थे। मेरी शुभचिंतक सहकर्मी को पता नहीं कैसे मुझ में उस बच्ची के माँ होने की संभावनाएं नजर आने लगी थी। उसने अपनी मंशा बताई और मैं एकदम अवाक, जड़, निरुत्तर बैठी रह गई। क्या मेरे जीवन की कोई दूसरी गति भी संभव है?
क्या सच में मैं कभी उस दमघोंटू माहौल से अलग हट दूसरी दुनिया देख सकती हूँ? इस ख्याल ने मेरी सुप्त पड़ी अवचेतना को झकझोर दिया। अगली सुबह उठकर जब आईना देखा तो पहली बार मैंने स्वयं को पाया वहाँ। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में दम तोड़ चुका एक सपना अभी अभी जिंदा हुआ था। पहली बार मैंने सोचा, यदि मैं माथे पर बिंदिया लगा लूं और मांग में सिंदूर भर पल्ले से सिर ढक लूं तो कैसी लगूंगी। और इस एक ख्याल से ही मेरे चेहरे पर छाई बरसों की नीरसता यकायक गायब हो गई। लगा जैसे शहनाइयाँ बजने लगी हों और मैं सचमुच दुल्हन बनने के ख्याल से अपने आप में सिमटने लगी। फिर क्या था, अगले महीने ही मेरा चेहरा वास्तव में बिंदिया और सिंदूर से सज गया और मैं श्रीमती आनंदी श्रीनिवास बन गई। मेरी तरह श्रीनिवास के भीतर भी अनेक आशंकाएं भरी पड़ी थीं। दूसरे विवाह का पूर्वाग्रह, बेटी के भविष्य की चिंता जो सौतेली माँ के आने से बहुत संभव था कि और बढ़ जानी थी। ऐसी कई कई आशंकाएं हम दोनों की ही तरफ से थीं, मगर धीरे धीरे दोनों ओर से भ्रम के बादल छटने लगे और फिर एक प्रेम की नदी बहने लगी। एक ऐसा विवाह जिसका आधार मात्र कुछ सहमतियाँ और समझौते थे, वहाँ प्रेम की कोपलें भी फूटने लगी थीं। धीरे धीरे हम तीनों, मैं, मेरे पति और हमारी बेटी, अपने अपने खोल से बाहर आए और एक हो गए, परस्पर गुथे हुए, बेहद आत्मीय और सुखी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीवन के सफ़ेद कैनवास पर अनगिनत रंग उड़ेल दिए गए हों, मगर उस कैनवास का एक कोना अभी भी खाली था, वो कोना जहाँ मेरा अतीत छुपा बैठा था। एक दिन श्री मुझसे बोले, क्यों ना हम तुम्हारी छोटी दीदी के बेटे को कानूनी रूप से गोद ले लें। वैसे तो हमारा ही है, मगर इस तरह वो आगे आने वाली कुछ सामाजिक समस्याओं से बच जाएगा और हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। श्री के बड़प्पन से मैं अभिभूत हो उठी और उनसे लिपट कर रोने लगी। अपना जीवन संवार कर जिसके भविष्य के प्रति मैं सबसे ज़्यादा चिंतित थी, वो छुटकू मेरे अपने हाथों में आ गया था। उसे हमने नया नाम विश्वास दिया, जो दीदी की पसंद का ही था। अब भगवान से कोई शिकायत शेष नहीं रही थी, मगर मन जब जब मेरी बहनों की ओर चला जाता, दिल बेचैनी से भर जाता। उस बेचैनी को मैं अपने हंसते खेलते बच्चों को देखकर दूर कर लेती। रिटायरमेंट के बाद बड़ी दीदी सन्यासी होकर किसी मठ में चली गई थी और मंझली दीदी का एक लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। अपने कोख जाए बेटे विश्वास को सफलता के सोपान चढ़ता देखना ही शायद छोटी दीदी के लिए प्राणवायु का काम कर रहा था, जिसके सहारे वो अपने जर्जर शरीर में नाम मात्र को जिंदा थी। अरे मम्मा, सो गई क्या? उठो, चलो पहले दूध पियो। श्रुति ने झकझोरा तो मैं उठ बैठी। बैठे बैठे ही सो गई थी क्या? जवाब में इतना ही कह पाई। अतीत से लौटने में कुछ वक्त लगता था मुझे। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी हुई एक दिल को छू लेने वाली कहानी, वो धुंधले चेहरे। आशा करती हूँ कहानी आपके मर्म को भी झकझोर गई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और हाइप जरूर करिएगा। और चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।